जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट और लालबर्रा में अनलॉक बना मजाक, व्यापारियों ने उड़ाई नियमों की धज्जी, खुला रहा पूरा बाजार। अनलॉक के पहले दिन बालाघाट से लेकर वाराणसी के बाजार में नहीं हुआ कोविड गाइडलाइन का पालन। शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने बाबा रामदेव के द्वारा की गई टिप्पणी की जमकर की आलोचना। रेत पर हुआ विवाद, जमकर चली लाठी, एक महिला सहित 7 लोग घायल, 10 लोगों पर हुआ मामला दर्ज। वाराणसी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, रोजाना हो रहे अंतिम संस्कार। और अनलॉक होते ही बालाघाट और लालबर्रा में छात्रों ने बरताई परेशानी, शासन से लगाई मदद की गुहार। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी, इसके पूर्व अनुमान से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस माहौल से हमें खुद को ठीक वैसे ही बचाना है जैसे सावधानी अपनाकर लोग दूसरी और पहली लहर में सुरक्षित बचे रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के जैन ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि कोविड-19 के प्रभाव से 18 वर्ष से कम बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता, सुरक्षा उपाय और अनुशासन से अपने बच्चों को संभाल कर संभावित लहर से बचा जा सकता है। डॉक्टर जैन ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के दौरान जैसे युवाओं को सलाह दी जाती थी कि वे सुरक्षित रहे, जिससे उनके घर के बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन दूसरी लहर के बाद अब हर वयस्क व्यक्ति को दोबारा सलाह दी जा रही है कि वह जल्द से जल्द टीका लगवाए, जिससे वयस्क व्यक्ति कम संक्रमित होंगे। संक्रमण का प्रभाव टीका लगने से कम हो जाएगा तो उनके संपर्क में आने वाले बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी कम रहेगा। कि युवा लोग घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलते हैं तो जब घर लौट कर जाते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि वो कैरियर बनेंगे, वो वायरस को लेके जाएंगे और बुजुर्ग लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो यही बात अब फिर पुनः आती है कि बच्चों के ऊपर आती है कि बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं और युवा ज़्यादातर बाहर निकलते हैं दुकानदारी के लिए या कुछ भी सामान लाने या किसी भी काम से निकलते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ये बाहर आएंगे तो ये वायरस को लेके जा सकते हैं और ये वायरस बेचारे अनजाने में बच्चों तक पहुँच सकता है। तो अगर हमारे युवा वर्ग और हमारे बुजुर्ग सब लोगों ने टीकाकरण करा लिया तो निश्चित रूप से वो कम से कम इससे सुरक्षित रहेंगे। जिले में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद शासन के निर्देश के तहत जिले में अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर 31 मई को आदेश जारी कर निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के तहत दुकानों को अल्टरनेट तरीके से खोलने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन शहर में मंगलवार को प्रशासनिक आदेशों का किसी भी तरह से असर नजर नहीं आया। 1 जून की सुबह से ही पूरा मार्केट खुला रहा और लोगों की आवाजाही लगी रही। वहीं व्यापारियों ने भी प्रशासनिक आदेश को मानने से इनकार करते हुए अपने सभी प्रतिष्ठानों को खोलकर रखा। वहीं काफी व्यापारियों ने भी जिला प्रशासन के आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा जब शहर के संचालकों और व्यवसायियों से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कलेक्टर के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं वह अव्यवहारिक है और उसका पालन करना संभव नहीं है। वहीं कुछ व्यापारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह से अनलॉक प्रक्रिया को लेकर आदेशों में बदलाव किए गए हैं उससे व्यापारी वर्ग काफी मायूस है। सर, जानकारी तो है अभी इस विषय में, पर थोड़ा सा भ्रमित भी है व्यापारी भ्रमित इसलिए है कि कोई बोल रहा है कि पर्टिकुलर हर दिन में खुलना है, शाम को या सुबह 10 से 6 बजे तक के रहेगा, प्लस संडे लॉकडाउन रहेगा। ऐसा हमको आज जानकारी मिली है कि ऐसा आदेश पारित हुआ है, पुराना आदेश को खारिज कर दिया गया है। और मेरे हिसाब से तो सर वैसे पर्टिकुलर हर दिन खुलना, एक संडे लॉकडाउन या सैटरडे संडे लॉकडाउन बहुत अच्छा रहेगा। कारण ये है सर कि इससे व्यापार भी सुचारू रहेगा, प्लस एकदम से मार्केट में भीड़ नहीं रहेगी
और दूसरा कोई भी ग्राहक को गाड़ी तो है पर अभी तक की कंफर्म न्यूज़ ऐसा कुछ आई नहीं है, इसलिए हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि खोलना है कि नहीं खोलना है। तो हम लोग ने और भी दुकानदारों से बात की है, तो जैसा उन लोग ने कहा कि खोल सकते हैं, तो अगर मार्केट की स्थिति देखी रही कि सबने खोला है तो फिर हम लोग ने भी मतलब भारी मन से ऐसा है कि खोल लिए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसा कि जैसा आदेश आएगा वैसे ही करना है। वो तो खैर जैसे सराफा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी अभय लूनिया ने कहा कि कलेक्टर के द्वारा जो संशोधित आदेश जारी किए गए हैं उनका बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिसके कारण व्यापारियों को नए आदेश के विषय में जानकारी नहीं है। व्यक्तिगत विचार क्या रखेंगे अगर आप उस प्राइमरी मीटिंग में जाते हैं? अभी तो मैं तो मीटिंग में जाता तो मुझे लगता है कि अभी जो शासन द्वारा जो कलेक्टर द्वारा कल जो गाइडलाइन जारी की गई है वह गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन आई थी उसी के अनुरूप है और सिर्फ 15 दिनों की यह बात है। यदि ऑड इवन के आधार पर भी व्यापार करने की अनुमति मिलती है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाजसेवी पंडित सुधीर तिवारी ने बताया कि बालाघाट काफी छोटा शहर है, यहाँ पर एक दिन दुकान खोलने और एक दिन बंद करने का फार्मूला लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए, इतनी भयंकर महामारी दोबारा देश में आई और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के कुछ कार्य से उसमें कुछ ढील आई है, लेकिन अब जनता को ये चाहिए कि सुरक्षित तरीके से रहे, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने। और ये जो जिला प्रशासन ने जो अल्टरनेट वाला निर्णय लिया है ये बालाघाट ज़िले में संभव नहीं है। इसको भले ही सप्ताह में 2 दिन का कर्फ्यू कड़ाई से लगाया जाए जिससे जनता को राहत मिल सके। वहीं इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े नितिन मिश्रा ने भी प्रशासनिक आदेश को व्यवहारिक बताया। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना अभी गया नहीं है अपने बीच में ही, तो हम लोग और सभी व्यापारी जो जैसे लॉकडाउन में सावधानी रख रहे थे, सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी रखना और समय समय पे हाथ धोते रहना, इस तरह की हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। और मास्क पूरे टाइम हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो भी मास्क लगाएंगे। बिना मास्क के हम किसी को सामान, यदि कोई ग्राहक सामान लेने आता है तो मास्क नहीं लगाता है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए, आज जो गाइडलाइन कल शाम को आई है उसके पहले भी एक गाइडलाइन आई थी जिसमें ये आदेश था कि सभी दुकानें प्रातः 8 बजे के बाद से शाम के 7 बजे तक खुलेंगी, और वो गाइडलाइन काफ़ी लोगों में उसको मतलब प्रेषित कर दिया गया था। लेकिन ये नई गाइडलाइन आई आज पहला दिन है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी अभी है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इससे दिक्कत ये आएगी कि ग्राहक कंज्यूमर भी बहुत कंफ्यूज होगा आज कौन सा मार्केट खुला है कौन सा नहीं खुला है। स्टेशनरी के संचालक नितिन जैन ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग आयोजित की गई है और उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर व्यापारी निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए दुकान संचालित कर रहे हैं। जी देखिए, अभी विगत 52 दिनों से जैसे कि मार्केट पूरा बंद था, अब इससे ज़्यादा तो कोई अपने पेट को भी रोक नहीं पाएगा, सबको कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। पर अपन कर ये सकते कि सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र रखिए, दूरी बनाए रखिए, यही कर सकते हैं। और ग्राहक जो आए उनसे भी मास्क पहनने को बोलिए, उनसे भी दूरियां बनाए रखिए। गारमेंट प्रतिष्ठान के संचालक सुधीर मुनेश्वर ने कहा कि अल्टरनेट तरीके से व्यापारी व्यवसाय नहीं कर सकते। प्रशासन को चाहिए कि कम समय के लिए दुकान खोले, लेकिन सभी दुकानें खुलना चाहिए। जिस नीति से खोला गया है उसकी नीति विचारणीय है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि अगर इन्होंने बोला कि एक दिन आप कपड़ा खोलिए, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक खोलिए, इससे खोलिए। अगर छोटा शहर है, पब्लिक अगर मार्केट आ रही है तो एक सामान की पब्लिक आज निकलती है, फिर अगले दिन और मार्केट में अगर वो सामान की ज़रूरत है फिर अगले दिन और निकलेगा वो, इससे तो भीड़ बढ़ने के चांस और ज़्यादा बढ़ेंगे ना। अगर एक आदमी एक दिन मार्केट निकल रहा है तो अपना पूरे काम निपटा के निकल जाए, उसको रोज़ रोज़ निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने को ये चाहिए कि मार्केट को आप एक कम टाइम पीरियड तक के लिए खोलिए और डेली खोलिए। एसडीएम केसी बोपचे ने कहा कि करीब 2 महीने बाद लॉकडाउन खुल रहा है और लोगों में भ्रम की स्थिति है, लेकिन कलेक्टर के स्पष्ट आदेश है कि सभी दुकानें निर्धारित समय के अनुसार संचालित करें, जिसकी बाकायदा मुनादी भी करवाई गई है। इसके बाद आदेश का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों के मन में जो भ्रामक स्थिति है उन्हें भी विश्वास में लेकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये हो सकता है कि मानिए चूँकि आज पहली बार लॉकडाउन खुला है, आज करीब लगभग 2 महीने बाद, स्वाभाविक है कि मानिए लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूज़न होगा। तो ये बड़ा हमारे कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय ने बड़ा स्पष्ट आर्डर जारी किया है जिसमें मानिए सभी दुकानों के दिन
सभी व्यवसायियों के जो व्यापार करते हैं उनके दिन निर्धारित हैं और उसी दुकान से उसी ब्रांड के हिसाब से माने मार्केट खोला गया है। और यदि लोगों को जानकारी नहीं थी, जानकारी भी माने कल से मुनादी की जा रही है नगर पालिका द्वारा, अभी और करा देंगे और इसके बाद उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसका रूपझर पुलिस ने उकवा में पुलिस कर्मचारियों को मारपीट कर उनके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बैयर भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि 28 मई को उकवा हाट बाजार में कोरोना महामारी के चलते निर्धारित समय पर दुकान बंद नहीं किए जाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने रूपझर टीआई राजू सिंह बघेल से झूमाझुपटी कर उसे मारपीट भी किया गया था। इस मामले में टीआई राजू सिंह बघेल ने कोरोना महामारी के चलते शासन के द्वारा लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करने और शासकीय कर्मचारियों से मारपीट करने के आरोप में करीब आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध धारा 188, 353, 332, 294, 323, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। इस दौरान चारों आरोपी जयशंकर उर्फ छोटू पिता रतिराम यादव 35 वर्ष, आकाश पिता शिव शंकर तिवारी 20 वर्ष, पिकेश्वर उर्फ पीके पिता नथुलाल डोंगरे 52 वर्ष, मनीष उर्फ मीनू पिता जोगी अग्रवाल 30 वर्ष सभी निवासी उकवा को गिरफ्तार करके 1 जून को बैयर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बैयर भिजवा दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी भी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही आवागमन पर रोक हट गई। इसके साथ ही विभिन्न समस्याओं को लेकर हितग्राही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने लगे। किरणापुर के लवेरी पंचायत के बनेगांव निवासी एक हितग्राही पीएम आवास की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पीएम आवास योजना के हितग्राही मोहनलाल नागेश्वर के अनुसार पीएम आवास की सूची में उनका नाम है। बावजूद इसके कि पंचायत के जिम्मेदारों के द्वारा उन्हें पीएम आवास का लाभ न देते हुए उनके स्थान पर गाँव के ही जगत नागेश्वर को मकान आवंटित कर दिया गया। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान जो आया था वो दूसरे को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? सचिव द्वारा दिया गया। रमाकांत डाटे सचिव यमयल नागेश्वर। आपके द्वारा आपके नाम से था? यमयल नागेश्वर वो जगत नागेश्वर को दिया गया। अब क्या चाहते हैं प्रशासन हम से? ये अभी जो आए कलेक्टर साहब के पास उसका निर्णय चाह रहे हैं कि वास्तविक सच ये गलत क्या है उसका निर्णय। बैरा थाना के अंतर्गत बालाघाट रोड ग्राम पिपरिया समीप नाला के पुलिया में मोटरसाइकिल टकराने से एक व्यक्ति नाले में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बैहर के अस्पताल में मौत हो गई। मृतक विजय पिता सोहन मरावी 30 वर्ष ग्राम डूंडे गांव थाना बैहर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई को 4 बजे करीब विजय मरावी मोटरसाइकिल से अपने गांव से ससुराल चिकला जोड़ी जाने निकला था। बैयर से बालाघाट रोड ग्राम पिपरिया समीप नाले के पुलिया में मोटरसाइकिल टकराने से विजय मरावी नाले में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बैयर के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान रात्रि 10 बजे उसकी मौत हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा बीते दिनों चिकित्सकों के विरोध की गई टिप्पणी के विरोध में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों के द्वारा बालाघाट में प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले पर विरोध दर्ज किया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीएम शरणागत ने आरोप लगाया कि ऐसे बाबा पर शासन के किसी मंत्री का हाथ है, तभी वहां कोरोना के इस भयानक दौर में डॉक्टरों पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीएम शरणागत ने तो बाबा रामदेव को चैलेंज तक कर दिया कि उन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए बाबा रामदेव कोविड वार्ड में ड्यूटी करके दिखाए, तब पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस क्या है। हमारा आने का उद्देश्य ये है कि हमारा मनोबल बना रहे। जिस प्रकार से उनकी हरकतें हैं, जिस प्रकार से मीडिया में वो अपना अलग अलग बयान देते हैं, जिस प्रकार से जो चीज़ का कोई तथ्य नहीं उसको सामने रखते हैं, हमारा मन काफ़ी दुखी है। यह बालाघाट जिला ही नहीं और संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनमें जितने भी IMA के सदस्य हैं, IMA की बॉडीज़ है, वो इसको ज्ञापन के रूप में सभी DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रही है। उन्होंने शुरू में चैनल ने कहा कि मुझे कोई कोरोना नहीं होगा, मैं कोरोना प्रूफ हूँ, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा और मेरे अगर साथ चलोगे तो आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। जब इधर प्रधानमंत्री देश के सभी चिकित्सकगण, सभी सम्मानीय गण जो जानकार लोगों को कहते हैं कि वैक्सीन लगाइए, केवल
कोरोना का ट्रीटमेंट आज की तारीख में वैक्सीन वैक्सीन और वैक्सीन ही है। और ये बाबा कहते हैं कि वैक्सीन ही लगाना, और कभी चैनल में आके बोलते हैं हाँ भाई मैं लगा लूँगा, बाद में आ जाऊँगा, पहले आप लगाओ, पहले हमारा साथी बालकृष्ण लगाएगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से जो अपने व्यक्ति को बदलते हैं, ऐसा लगता है कि वो झूठ भी बोलते हैं। अपने ब्रांडिंग करने के लिए उन्हें कोरोनिल की दवा लाई। ऐसे कई सबूत मिले हैं कि कोरोनिल खाने के बाद में बहुत वीआईपी लोगों की किडनी खराब हो गई। अभी एक रिसेंट का किस्सा छत्तीसगढ़ का कि एक जो यंग बॉय था 40 साल का, कोरोना के डर से, फोबिया के डर से वो कोरोनिल की गोली खा रहा था, अभी उसकी दोनों किडनी खराब हुई। अभी रिसेंटली एम्स में उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। हमारे पास में सबूत है। हम तो साइंटिफिक वे में बोलते हैं कि उसका साइड इफेक्ट, भाई मेडिकल एलोपैथी जो है साइंटिफिक रिसर्च, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका काज क्या होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके आधार पर की जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनीता पाराशर ने बाबा रामदेव के विषय में कहा कि वरिष्ठ स्तर से बाबा रामदेव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश मिल रहे हैं। बाबा रामदेव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि कोरोना से मृतक और कोरोना में काम करने वाले दोनों ही व्यक्ति का अपमान है। आएंगे कि आएंगे, और इस तरह के बयानों का, क्योंकि आप हाई क्वार्टर से इसका, हेड क्वार्टर से इसका चल रहा है, और अगर कुछ 1-2-4 दिनों में अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि सारे आईएमए ब्रांच जो हैं वो इसका एफआईआर करें। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अगर उसका आ जाता है तो फिर हम लोग बाबा जी के अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। मैडम जब बिल्कुल, अपमान है। अब आप बताइए, इनके मृतकों का अपमान नहीं, और जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का अपमान नहीं है। मैं कहती हूँ बाबा जी एक दिन कोविड वार्ड में रह जाए, फिर बताएं, सिर्फ एक दिन कोविड वार्ड में ड्यूटी करके बता दें वो, तो फिर बताएं वो जो डॉक्टर्स बेचारे जाके अपनी ड्यूटीज करते हैं। हमारी प्रधानमंत्री 1 जून को महाविद्यालय के छात्रों के साथ ही एनएसयूआई ने मिलकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की समस्या का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि वर्तमान सेमेस्टर की फीस माफ की जाए। कोरोना की वजह से छात्रों और उनके परिजनों की स्थिति बहुत अधिक कमजोर हो गई है। इसे देखते हुए रूम का किराया माफ करवाया जाए। यही नहीं, छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाए, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं बालाघाट में क्या रूम रेंट से रहता हूँ। आज हमारी पूरी एनएसयूआई टीम के द्वारा जो एक छात्र शक्ति के रूप में जो इस साल जो एसटी और एससी जो गरीब वर्ग के परिवार है, जिनकी कोविड के कारण जो है आर्थिक स्थिति क्या है बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और जो अभी तक जो है अपना रेंट का किराया जो है रूम का किराया दे वो देने में सक्षम नहीं है, उनसे अब क्या है कि एक मोटी रकम जो है फीस के तौर पे ली जा रही है, जिसको देने में छात्र जो है अभी तक परेशान है, और वो अभी तक क्या है सहमत है वो फीस देने के लिए। कितनी बढ़ोतरी हुई? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और बालाघाट जिले का प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि छात्र छात्राओं को जो फीस के रूप में परेशान करने का काम कर रही है गवर्नमेंट, वो फीस माफ़ करे, रुकी हुई छात्रवृत्ति को उपलब्ध कराए, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक ऐसे आर्थिक पैकेज की घोषणा करे जिसमें छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट विगत 3-4 सालों से छात्र छात्राओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही, आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट विगत 3-4 सालों से छात्र छात्राओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से सहायता मिल सके, उससे छात्र छात्राओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। इसकी गवर्नमेंट विगत 3-4 सालों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से सहायता मिल सके, का ध्यान नहीं दे रही। इसकी गवर्नमेंट विगत 3-4 सालों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश एक जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत के बावजूद अंतर्राज्यीय बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहेगी। प्रदेश में संक्रमण की घटती पॉजिटिविटी दर एवं बढ़ते रिकवरी रेट को देखते हुए 1 जून से प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव के प्रति हम लापरवाह नहीं रह सकते। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूर्व से प्रतिबंधित अंतर्राज्यीय बस सेवा की प्रतिबंधित अवधि 7 जून तक बढ़ा दी गई है। यह सेवाएं पहले की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित रहेगी। इन प्रदेशों में ना तो मध्य प्रदेश की बसें आ जाएगी और ना ही प्रदेशों से मध्य प्रदेश में बसें आएगी।